तो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस पीवाईक्यू सहित कर रहे हैं। तो आज हम सबका क्लास 8 क्लास 8 का दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। तो इसके पहले हम सब क्लास 6 और 7 इन दोनों चैप्टर का इन दोनों लेसन का हम सब हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी तीनों कर चुके हैं। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, हम सब चैप्टर के लास्ट में उन चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को करके तब जाकर अगले चैप्टर की तरफ जाते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पाठ की तरफ। आशा है कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखिए, आज का पाठ का जो शीर्षक है उस शीर्षक का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती। देखिए, बताया गया कि व्यापार साम्राज्य और कंपनी की सत्ता का स्थापना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो देखिए दोस्तों, आराम से, अगर आप सबको स्पीड थोड़ा स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर अपना देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आता रहे, आपका पूर्व ज्ञान अच्छा रहे तो देखिए लिखा गया है कि मुगल बादशाह में औरंगजेब जो था वह आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। अब देखिए, ये बात नहीं है कि जो मुगल औरंगजेब था यह आखिरी मुगल बादशाह था, ऐसा नहीं है। देखिए बीच में लिखा गया है यह शक्तिशाली लास्ट अर्थात आखिरी बादशाह था। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद अर्थात औरंगजेब के बाद औरंगजेब की तरह या और इसके पहले जो शक्तिशाली मुगल थे, इतना शक्तिशाली और इसका जो उत्तराधिकारी आगे आए ऐसा कोई नहीं था। बस इतना मतलब है इसका कहने का। तो याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? औरंगजेब ने। बताया गया कि जो औरंगजेब था उसने बहुत बड़े हिस्से पर अर्थात बहुत ज़्यादा हिस्से में अपना नियंत्रण अर्थात अपना राज्य स्थापित किया था। आगे बताया गया कि 1707 में, कितने में? 1707 में उनकी मृत्यु, औरंगजेब की जब मृत्यु के बाद सारे सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। तो देखिए दोस्तों, समझिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने जिस जिस सूबेदार या कोई जो भी बड़े सूबेदार या वहाँ के बड़े जमींदार वगैरह थे उन सबको हड़पा, उन सबका जो ज़मीन था या जो भी राज्य था उनको अपने में मिलाया था। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये सब स्वतंत्र होना चाहे, अर्थात ये सब अपने शक्तियाँ दिखाने लगे, अपनी ताकत दिखाने लगे। आगे देखिए बताया गया उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। अर्थात इसका मतलब ये है कि जिन जिन जमींदारों सूबेदारों का औरंगजेब ने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था, तो जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो ये सब क्या किए? अपना रियासत कायम कर लिए, अर्थात अपना राज्य वापस ले लिए और लेने के बावजूद और बढ़ाने लगे ना। आगे बताया गया जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकत क्षेत्रीय रियासतें जो थे सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में अर्थात दिल्ली अधिक दिनों तक शासन में जो वो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वे सब नहीं रहे। आगे देखिए लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अर्थात बीतते तो बताया गया 18वीं शताब्दी तक के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अर्थात क्या हुआ कि कुछ समय बाद अंग्रेज भी दिल्ली शासन की तरफ या दिल्ली की तरफ आने लगे। बताया गया क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापार कंपनी के रूप में भारत आए थे।
तो देखिए लिखा गया है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार कंपनी अर्थात व्यापार के कंपनी को चलाने के लिए बस भारत आए थे। आगे बताया गया और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनकी कोई ज़्यादा से दिलचस्पी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे हम सबके यहाँ भारतवर्ष में, तो बताया गया उनका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा व्यापारी अर्थात अपना व्यापार करते और यहाँ से कुछ प्रॉफिट कमाकर लाभ कमाकर वहाँ अपने जाते देश, वहाँ पर अच्छे से ज़िंदगी जीते। बस उनका इतना इतना इच्छा था, उनका इस भारत पर राज्य करने का इच्छा कोई नहीं था। अब देखिए, अब बताया गया कि आगे देखिए बताया गया तो फिर ऐसा कैसे हुआ, फिर ऐसा कैसे हुआ, जैसे कि वे सब तो सिर्फ व्यापार करने आए थे, पर यहाँ आने के बाद वो सब क्या किए, राज करने लगे, न अनेक अनेक कानून लागू करने लगे, ये सब। और जो भी रहता था, जो भी मुगल थे उन सबको मारने लगे या अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ, बताया गया ऐसा क्यों हुआ और वे विशाल साम्राज्य के स्वामी कैसे बन बैठे। आज इन सभी बातों को आज हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप सबको इस चैप्टर का सार एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है इस बॉक्स में, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कैप्टन हडसन कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी अर्थात देखिए एक हडसन था, कोई हडसन था, उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है, याद रखना उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और ये देखिए इसमें दिखाया गया है इस चित्र में कि जो बहादुर शाह जफर हैं उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए उनको ये वो है और इनके बेटों को क्या किया कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं था, जैसे कि अभी हम सब पहले पढ़ें। आगे लिखा गया नहीं, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह बना, अर्थात इतना औरंगजेब की तरह ताकतवर नहीं था, पर क्या बोलते हैं कि एकदम नाम मात्र, बोलते हैं कि सिर्फ नाम मात्र के राजा रहते थे। आगे बताया गया है कि मुगल बादशाहों का महत्व बना था जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। तो क्या बताया गया कि विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने नेता मान लिया, अर्थात अपना नेता मान लिया। आगे बताया गया जब विद्रोह कुचल दिया गया अर्थात जब समाप्त हो गया, तो कंपनी ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को उन्हीं के सामने मार डाला। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप सबका चैप्टर प्रारंभ हो रहा है, ध्यान से सुनते रहिए। जो हाईलाइट करें आपको एक बार दो बार बोले उसको याद करने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। याद न कर पाए तो उसको बार बार सुनना और ध्यान से सुनना कि अगर वहाँ पर प्रश्न आए तो उस प्रश्न को कर ले जाएं आप सब। तो देखिए लिखा गया है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। कहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी, तो याद रखना पूर्व से। किस दिशा से, पूर्व दिशा से, इस बात को याद रखना। हालांकि अभी दिखेगा कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से आना शुरू किया, पर इनसे पहले पश्चिम से पुर्तगाल लोग आ जाएंगे, तो याद रखना। अब यहाँ से देखिए लिखा गया है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की एक महारानी थी, उनका नाम था एलिजाबेथ, से चार्ट अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया अर्थात प्राप्त कर लिया। अब देखिए ये कौन था, ये इंग्लैंड की एक महारानी थी। तो अब देखिए जैसे कि अगर आप हम सब जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका है, अमेरिका से मान लीजिए यहाँ ये भारत है, तो या तो अमेरिका से अगर कोई यहाँ भारत आएगा या भारत से कोई जो अमेरिका जाना चाहेगा, तो देखिए एक तो जब यहाँ से मान लीजिए भारत से आप अमेरिका जाएंगे, तो इसके लिए आपका जो एक वीज़ा पासवर्ड होता है, अर्थात यहाँ इस देश में जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ से खुद आप सबको
परमिशन लेना पड़ेगा, ये जो वीज़ा पासपोर्ट रहते हैं इसके माध्यम से कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। अगर बताया जाता है कि अगर आपका वीज़ा पासपोर्ट नहीं रहता है तो आप अन्य देश में नहीं जा सकते हैं, ऐसा होता है, तो यही एक आदेश है। तो याद रखना उस समय क्या हुआ, तो एक एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की महारानी, बताया गया उन इंग्लैंड की महारानी ने एक कोई था व्यक्ति, तो उस व्यक्ति ने बोला कि हम भारत जाकर वहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, आप हमें एक इजाज़तनामा या क्या बोलते हैं उसको कि मंजूरी दे दीजिए कि हाँ हम जा पाएँ वहाँ पर। जैसे इस समय हम सब वीज़ा पासपोर्ट बनाकर जाते हैं, लिमिटेड टाइम रहता है, वहाँ से बस चले आते हैं, तो ऐसे उन्होंने एक इजाज़तनामा दिया कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। अब आगे देखिए इस इजाज़तनामे में क्या लिखा गया था, तो बताया गया कि जिस कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक एकाधिकार मिल गया, अर्थात एलिजाबेथ ने उन्हें अधिकार दे दिया, उस व्यक्ति को अधिकार दे दिया, आगे व्यक्ति का नाम जिक्र किया गया है, बताया गया कि उसको दे दिया ना, आदेश दे दिया कि हाँ आप जाकर पूरब की दिशा से वहाँ जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। और देखिए क्या कंडीशन था, जो इजाज़तनामा था, इजाज़तनामा का मतलब यह था या इसमें यह लिखा गया था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इस इलाके में, अर्थात जैसे कि यहाँ पूरब के इलाके में या इस इलाके में क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ अर्थात झगड़े नहीं करेगी, ऐसा उसमें इजाज़तनामा में लिख भी दी थी। आगे बताया गया कि देखिए यहाँ पर होड़ नहीं करेगी, इस जो चार्टर था, इजाज़तनामा था, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों में खंगाल सकती थी, अर्थात और अन्य जगह जाकर वहाँ पर भी व्यापार कर सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी ना। जब और कोई दूसरा कंपनी नहीं रहेगा प्रतिस्पर्धा करने के लिए, तो क्या होगा, वो अपने मनचाहा किसी भी वस्तु को सस्ती खरीद कर यूरोप में जाकर वहाँ पर किसी भी कीमत पर कितना भी बढ़ाकर बेच सकते थे। आगे बताया गया, देखिए लिखा गया है, कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियां से प्रतिस्पर्धा कोई भय नहीं था, अर्थात जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब ऐसा इजाज़तनामा पा गई तो उनको क्या हुआ कि अब उनको ऐसा हुआ कि अब कोई भी भय नहीं है, अर्थात कोई भी हमारे जो समक्ष है प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, तो हम अकेले अपना कोई भी व्यापार कर सकते हैं और कितनी भी कीमत पर बेच सकते हैं। पर आगे देखिए क्या लिखा गया, उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, अर्थात उस समय बताया गया कि जो वाणिज्यिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक जगह से सस्ती दाम पर खरीद कर कहीं दूसरे जगह पर उसी को महंगे दाम पर बेचना क्या कहलाता है, वाणिज्यिक कहलाता है। तो बताया गया कि वह क्या हुआ कि वह उस समय तभी कोई क्या लाभ कमा सकता था जब कोई दूसरी कंपनी कंपटीशन में ना रहे, अर्थात प्रतिस्पर्धा ना करता रहे, अर्थात अगर करता रहेगा तो क्या करेंगे आप मान लीजिए कोई एक वस्तु लिए, वहाँ पर आप जाकर इतने वस्तु को इतने दाम पर बेचने लगे, तो कोई दूसरा कंपनी रहेगा वो प्रतिस्पर्धा करके आपको कम बेचकर अपना जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा रहेगा अपना कमा लेगा। तो इस बात को समझते चलना। आगे देखिए लिखा गया है कि अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकते थे। बताया गया जब तक इंग्लैंड के जहाज, जो इंग्लैंड अर्थात जो वहाँ इंग्लैंड से आ रहा था, यहाँ पूर्व भारत में आ रहे थे, यहाँ पर देखिए भारत में आ रहे थे, तो बताया गया जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए क्या बताइए, पहुंचते हुए या छूते हुए क्या बताइए, केप ऑफ गुड होप, याद रखना कहाँ पर, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक। बताया गया कि क्या वहाँ जब इंग्लैंड से इजाज़तनामा ले लिया तो इंग्लैंड से अब कहाँ पर आते, तो बताया गया कि जो इंग्लैंड से वह जहाज़ से पहले अफ्रीका के पश्चिम तट पर आते, फिर वहाँ के छूते अर्थात ओरे अर्थात किनारे
ना बताया गया केफ केफ ऑफ गुड होप, यहाँ पर आकर आकर ना चक्कर लगाकर तब कहाँ आते, तब जाकर हिंद महासागर में आते, इतना ऐसे चक्कर लगाकर हिंद महासागर में आते। तो बताया गया कि जब इतना चक्कर लगाकर वो आते, उसके पहले उसके पहले क्या हुआ, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपना उपस्थिति दर्ज करा दी, अर्थात उन सब इंग्लैंड के आने से पहले ही पुर्तगाली लोग ने ही पुर्तगाली लोग ने ही पश्चिम की दिशा से भारत के तट पर पहुंच गए। याद रखना, कौन, पुर्तगाली लोग। आगे देखिए लिखा गया, आगे बताया गया कि वे कौन, पुर्तगाली लोग, वे लोग गोवा में अपना ठिकाना बनाए, कहाँ पर, गोवा में अपना ठिकाना बनाए। तो इस बात को याद रखना कि पुर्तगाली लोग अपना कहाँ पर ठिकाना बनाए थे, गोवा में। आगे बताया गया कि पुर्तगाल के खोजी यात्री, अब देखिए कौन खोजा था या कौन आया था, तो बताया गया वास्को डिगामा, कौन, वास्को डिगामा ने आया था। आगे लिखा गया सन 1498 में न 98 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग का पता लगाए। ये देखिए, ये प्रश्न इतना हाईलाइट है कि आप सब कभी भूल भी नहीं सकते हैं, बार बार पूछा जाता है, पर अब हमें लग रहा है नहीं पूछेगा ये, कि पूछा जाता है कि भारत का खोज किसने किया, कब किया, तो वास्को डिगामा ने 1458 में, पर अब ये नहीं पूछेगा। अब इसके अलावा जो मैटर हम सब बताएं वो पूछेगा, उसको याद रखना। जैसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, तो इंग्लैंड आए थे कि पुर्तगाली आए थे, ये सब आदि जो प्रश्न रहता है इधर उधर का कथन बनाकर आप सबसे पूछ सकता है, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए, पूछ सकता है कहाँ पर आए थे, कहाँ पर, हिंद महासागर से होते हुए आए थे कि कहाँ से आए थे, तो याद रखना, चाहे वह इंग्लैंड था चाहे वह पुर्तगाली था, दोनों लोग हिंद महासागर से ही गुजरते आए थे। आगे देखिए यहाँ पर ना समुद्री मार्ग का पता लगाया। आगे है 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी कहाँ, हिंद महासागर। याद रखना, सब लोग जब भी आ रहे हैं तो हिंद महासागर, अर्थात ये इस हिंद महासागर को ही हम सब हिंदुस्तान या भारत कहते हैं। तो ये यहीं से हिंद महासागर से ही होते हुए आए। अब देखिए एक बात और याद रखना, देखिए यहाँ पर पहला क्या है, पहले यहाँ पर देखिए पहले कौन आया, आने वाले थे क्यों, इंग्लैंड ने इजाज़तनामा लिया था, पर पहले पहुंचा कौन, तो पहले क्या पहुंचे, पहले पुर्तगाली पहुंचे, फिर उसके बाद डच। तो इस बात को याद रखना कि पहले पुर्तगाली थे, पहले नंबर पर पुर्तगाली थे और दूसरे नंबर पर डच, क्योंकि अभी आप सबको दिखाएंगे कैसे पूछेगा, आपको बताएगा, सीरियल लगाइए आप कि पहले कौन आया, फिर दूसरा कौन आया, फिर तीसरा कौन आया। तो इस बात को याद रखना, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। फिर आगे लिखा गया कि व्यापार की संभावना तराशने के लिए, अर्थात और जैसे क्या हुआ कि कोई एक गया, फिर कोई एक दूसरा देश है, वो भी क्या हुआ, व्यापार की क्या हुआ, वो भी संभावना तराश रहा है कि कहीं हमें भी मिल जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि फ्रांसीसी भी व्यापार की सामना करने के लिए वहाँ पर आ गया, कहाँ पर, हिंद महासागर पर, भारत में। तो याद रखना, पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर फ्रांसीसी, पहले दूसरे तीसरे, तो इन तीनों को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसे ही खरीदना चाहती थी, अर्थात एक जैसे ही वस्तु खरीदना चाहती थी। तो इस बात को बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना इस गद्यांश को कि ऐसा क्यों हुआ, उन तीनों लोग आए, चलिए ठीक है, पर उन सब में प्रतिस्पर्धा अर्थात लड़ाई झगड़ा क्यों हुई, तो याद रखना उन सब में लड़ाई झगड़ा इस बात से लेकर हुई, पूछा जाता है ऐसे कथन में, किस बात की, कि जो कंपनियां आई तीनों लोग, उन्होंने एक वस्तु को तीनों कंपनियों ने ही चाहा, अर्थात कोई एक वस्तु रहता था, उस कंपनियों ने तीनों लोग की चाह थी कि हम खरीदेंगे। तो देखिए आगे लिखा गया, अब कौन कौन सी वस्तु थी, तो बताया गया कि यूरोप के बाजार में, जो यूरोप में थे उन सब के, यूरोप के बाजार में भारत के हैं, तो याद रखना यूरोप के बाजार में ना भारत के बने सूती कपड़े, रेशम से ना, जो रेशम के सूती कपड़े बने थे, भारत के जो बने रेशम के जो सूती कपड़े बने थे ना, उनकी बहुत मांग थी, कहाँ पर, यूरोप में। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछता है कि
भारत की जो सूती वस्तु है ना, वह कहाँ पर मांग थी? तो यूरोप में, ऐसे पूछेगा। आगे देखिए, अब सूती वस्त्र अर्थात कपड़े के अलावा और क्या-क्या था? तो बताया गया कि इसके अलावा अर्थात भारत के सूती कपड़े के अलावा ना काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तो इस बात को भी एक बार गौर करके सुन लेना। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, इन सब की भी वहाँ पर यूरोप में ज़बरदस्त माँग थी। आगे बताया गया, यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती स्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर 3 कंपनी आकर इन सब वस्तुओं को खरीद कर और यूरोप ले जाकर तीनों लोग बेचने वाले हैं, तो यहाँ पर जो भारत में था, तो इन सब की कीमतें भी बढ़ गई। याद रखना। आगे देखिए, बताया गया कि बढ़ गई और उनसे मिलने वाला मुनाफ़ा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों ने फलने-फूलने का यही एक रास्ता था, वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दे अब खत्म कर दिए, अर्थात वे तीनों लोग अब जो भी रहता था अपन इधर-उधर लेकर चले जाते थे। तो अब बताया गया कि लिहाजा बाज़ार पर कब्ज़ा की एक होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू कर दी। अब कहीं एक बाज़ार में क्या हुआ कि कब्जे के होड़ हो गया। कब्जे का होड़ का मतलब कोई वस्तु होगा इन वस्तुओं में से, तो उन पर क्या हुआ, अधिकार होने लगा कि हम लेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसा होने लगा जब ना कब्जे के लिए होड़ हो गई, तो व्यापारी कंपनी के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी गई। 17वीं 18वीं सदी में जब जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती थी। तो अब क्या हुआ, जब लड़ाई हो गया तो कोई भी 3 कंपनियाँ आई, कौन-कौन से, पुर्तगाली से और डच लोग आए और फ्रांसीसी लोग आए। इन तीनों लोग ने क्या किया फिर, तो क्या होता था, जब भी अपना एक-दूसरे को देखते रहते थे, तो एक-दूसरे के जहाज़ को क्या होता था, रास्ते में ही डुबो देते थे या रुकावट खड़ा कर देते थे, है ना? या तो बताया गया कि जो माल से लदे जहाज़ को आगे बढ़ने से ही नहीं देते थे। तो इस बात को याद रखना। आगे बताया गया कि मदद से चल रहा था और व्यापारी चौकियों को किलाबंदी के ज़रिए सुरक्षित रखा। आगे बताया गया कि अपनी बस्तियों को किलाबंदी और व्यापार में मुनाफ़ा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापारी और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ इसका मतलब ये है कि क्या हुआ, ये मुश्किल अब क्यों हो गया, तो बताया गया कि पहले क्या हुआ, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उन्होंने तो आदेश दे दिया कि हाँ, आप सब जा सकते हैं, पर वहाँ पर आपके कंपटीशन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी जो थी, उसके कंपटीशन में कोई नहीं आएगा कहीं के भी, ना ही वहाँ पर आपको होल्ड नहीं करेंगे। पर यहाँ क्या हुआ, वो कंपनी पहुँचने से पहले पुर्तगाल वाले पहुँच गए और कुछ टाइम बाद फ्रांसीस भी पहुँच गए। अब क्या हुआ, इन दिनों में प्रतिस्पर्धा चलने लगा, तो क्या हुआ, इन सब की मुश्किलें क्या हुई, बढ़ गई। आशा है कि आप सबको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ऐसे इस कांसेप्ट को बैठाते चलिए। आगे देखिए, अभी हम प्रश्न पूरा कराएँगे ऐसे ही इन चैप्टर से पूरा रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा, कम से कम 32-33 प्रश्न बनेगा पूरा। तो देखिए, लिखा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह बंगाल में अब व्यापार शुरू करने लगी। आगे देखिए, बताया गया, पहली इंग्लिश फैक्ट्री, बार-बार पूछता है, पूछ भी सकता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जो पहली इंग्लिश कंपनी फैक्ट्री थी, वह कितने, तो 1651 में, कितने, 1651 में आया। कितना था, कब आया था, तो याद रखना 1600 में इसने इजाज़तनामा लिया था, जाएँ हम, बस ऐसे बोला था। तो पर अब यहाँ स्थापना कब किया, तो 1651 में। कहाँ पर, याद रखना, कहाँ पर, हुगली नदी के तट पर, किनारे। बताया गया, फिर से सुनिए, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री ने 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू किया, अर्थात अपनी कंपनी का शुरुआत किया। कंपनी के व्यापारी यहाँ का जो अपना काम चलाते थे, अर्थात इसी के आसपास, अर्थात हुगली नदी के आसपास से ही अपना काम चला लेते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। तो याद रखना, बार-बार कभी एकदम पूछता है कि जो व्यापारी थे, व्यापारियों को क्या कहा जाता है,
बार-बार ऐसे एक तरफ ए लिख देगा, एक तरफ ए लिख देगा। इसके अलावा और हम कहीं कितने वाक्य दिखाएँगे और आप सबको बताएगा कि इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। तो आप सब अगर ऐसे पढ़े रहेंगे, इस समय ये वाला प्रश्न ज़्यादा दे रहा है। तो याद रखना कि जो उस समय व्यापारी रहते थे, व्यापारी को फैक्टर बोलते थे, व्यापारी को फैक्टर बोलते थे। याद रखना इस बात को। आगे देखिए लिखा गया है कि और फैक्ट्री ना, फैक्ट्री में वेयर हाउस था। तो याद रखना अर्थात फैक्ट्री को क्या बोलते थे, तो वेयर हाउस रहता था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ें, जहाँ पर ये फैक्ट्रिया में निर्यात होने वाली चीज़ें को जमा किया जाता था, यहीं पर उन उसके दफ्तर थे। जो वहाँ के लोग रहते थे वो वहीं पर उनके दफ्तर रहते थे, जिनमें कंपनी के अफ़सर बैठते थे। जैसे-जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आस-पास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। आगे देखिए लिखा गया है कि 1996 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ किला बना ली। क्या हुआ कि कुछ समय अर्थात 1900 कितने में, देखिए 1951 में, 51 में शुरू किया, 1951 में, 1951 में शुरू किया, सॉरी देखिए 1651 में शुरू किया। और आगे क्या हुआ कि जो 1696 आते-आते वहाँ के जो अगल-बगल के चारों तरफ के जो किले थे, वहाँ के किलों पर शुरुआत कर दिया, अर्थात उसको हड़पना शुरू कर दिया। आगे बताया गया 2 साल के बाद, अर्थात 2 साल बाद मुगल अफ़सर, जो वहाँ के मुगल अफ़सर थे, अर्थात जो मुगल थे, वहाँ के जो अफ़सर थे, उनको क्या रिश्वत देकर अंग्रेज़ों ने 3 गाँव की ज़मींदारी खरीद ली। कितने गाँव की? 3 गाँव की ज़मींदारी खरीद ली। रिश्वत देकर 3 गाँव की ज़मींदारी खरीद ली। आगे देखिए लिखा गया है इनमें से एक गाँव, अब उसमें इन तीनों गाँव में से एक गाँव का नाम था कालीकाता। याद रखना इस एक गाँव का नाम था कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बना और अब जाकर उसे हम कोलकाता कहते हैं। तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। देखिए क्या हुआ कि इतना तो 3 गाँव को रिश्वत देकर इकट्ठा कर लिया कि हाँ, ये 3 गाँव थे। अब उन्होंने ये 3 गाँव को अपना रिश्वत देकर इकट्ठा कर लिया कि चलिए राजा से बोल दिया कि ये हमें 3 गाँव दे दीजिए। इस 3 गाँव का हम जो टैक्स आता है, इस टैक्स को हम आपको देंगे और यहाँ इस तीनों गाँव से हम टैक्स को वसूलेंगे और हम आपको देंगे। आगे देखिए और इतना तक कि जो औरंगजेब से इस बात के लिए भी मनवा लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। अर्थात उनका ये इच्छा था कि जो औरंगजेब उस समय थे, तो बताया गया कि उनका इच्छा था, कंपनी ने ऐसा बोला कि आप हमें फरमान जारी कर दीजिए, अर्थात सब लोगों को आदेश दीजिए कि एक जो कंपनी है, यह बिना शुल्क चुकाए अपना व्यापार करेगी। तो ये क्या किया, औरंगजेब ने दे दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा जाइए आप सब अपना व्यापार कीजिए और व्यापार करने के बाद जो भी टैक्स वगैरह रहता है ना, वो अपना लीजिए 3 गाँव के लिए। अब आगे बताया गया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मंजूर अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लग गई ना। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त, याद रखना बार-बार पूछेगा, देखिए हम इसको फिर हाइलाइट कर रहे हैं, देख लेना। यहाँ पर ये ऐसा पूछा जाता है कि औरंगजेब ने फरमान में जो फरमान जारी किया था, वे केवल कंपनियों को ही शुल्क मुक्त किया था, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो बताया था कि वह जो कंपनी है, वह बस कंपनी से मुक्त है, अर्थात वो कंपनी में जो और अन्य लोग शामिल हैं, उन सब के बारे में नहीं बोला गया था। तो बताया गया औरंगजेब ने फरमान में केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफ़सर निजी काम कर रहे थे, अर्थात उस कंपनी में जो लोग रहते थे, वे कुछ न कुछ अपना निजी भी काम करते थे। तो उन अफ़सरों ने जो निजी काम करते थे, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि वह सब शुल्क नहीं देंगे। इस बात को याद रखना क्योंकि पूछता है। आगे बताया गया उन्होंने यह छूट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया।
इससे क्या हुआ कि बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। जब उन्होंने भी ऐसा इनकार कर दिया तो क्या हुआ, जो बंगाल थे तो बंगाल में क्या हुआ, राजस्व वसूली अर्थात टैक्स में कमी आ गई। और जब ऐसा हुआ तो ऐसे में भला जो बंगाल के नवाब नवाब थे तो कौन थे, तो याद रखना पहले पहले नवाब मुर्शिद मुर्शिद कुली खां। याद रखना इन सब का भी अभी सीरियल पूछता है कि पहले मुर्शिद कुली खान आए, फिर अली वर्दी खां, और कौन आएगा अभी चैप्टर बाकी है, अभी देखेंगे। तो याद रखना इसमें अभी हम सब बताएं कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए ना। तो इस बात को याद रखना। और यहाँ से देखिए पहला नाम ये भी शुरू हो गया है। पहले के बंगाल के नवाब कौन, मुर्शिद कुली खां। आगे देखिए लिखा गया, देखिए यहाँ पर एक दिखाया गया है चित्र कि मद्रास के जहाज के समान लाती लाती स्थानीय नौका विलियम द्वारा ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अब बताया गया व्यापार व्यापार से युद्ध तक। तो अब देखिए आप सब इसके पहले वाले पेज में देखें कि जब ऐसा उन्होंने उन कंपनियों ने क्या किया कि कंपनी ने तो शुल्क नहीं चुका रही थी, क्योंकि मान लीजिए वो जो औरंगजेब था उन्होंने फरमान जारी कर दिया, चलो ठीक है कंपनी नहीं चुकाएगी। पर कंपनी के अलावा जो अफसर और लोग रहते थे वे कोई निजी व्यापार करते थे तो उनको तो कर चुकाना चाहिए था। पर जब वो भी नहीं चुकाते थे तो क्या हुआ, बंगाल में टैक्स की कमी आई। और जब टैक्स की कमी आई तो जो और अन्य बंगाल के नवाब थे जैसे मुर्शिद कुली खान ने, इन्होंने अर्थात बोले तो जैसे हल्ला बोल दिया, अर्थात विद्रोह कर दिया ना, कि आप ऐसा आदेश क्यों दे सकते हैं। तो आगे देखिए बताया गया 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे का टकराव काफ़ी बढ़ गया। अब उन सब का टकराव हो गया, अर्थात कंपनी और मुर्शिद कुली खां का। आगे बताया गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अब देखिए बताया गया कि जब ऐसा बढ़ गया, विद्रोह हो गया, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अर्थात औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई उसके बाद नवाब नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। फिर क्या होता कि जो नवाब थे उन्होंने अपना ताकत दिखाने लगे, अर्थात अंग्रेजों पर जो था वो अपना अधिकार जमाना चाहते कि ये भगाएं ऐसे वैसे। तो बताइए आगे बताया गया उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकत की स्थिति भी ऐसी ही थी। आगे बताया गया मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां। बार बार देखिए पहले कौन आए तो मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अली वर्दी खां। इन दोनों को याद रखना, ये पहले पर हैं ये दूसरे पर हैं। आगे है और इसके बाद सिराजुद्दौला। तो याद रखना पहले मुर्शिद और फिर अली वर्दी फिर सिराजुद्दौला, अर्थात ये तीसरे हैं। तो इस तीनों सीरियल को याद रखना। आगे देखिए बताया गया सिराजुद्दौला ने नवाब बने, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अपने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगे, अर्थात ये जो तीनों लोग थे इन्होंने क्या किया कि कंपनी से नजराना मांगने लगे। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछता है कि उन्होंने अर्थात जो नवाबों ने क्या किया कि व्यापारी जो थे व्यापार के अधिकार के लिए, अर्थात उनका कहने का मतलब ये था कि हम तुम्हें व्यापार करने का अधिकार दिए हैं, आप सब इसके बदले में आप हम सबको नजराना दीजिए। आगे बताया गया इसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, अर्थात जो कंपनी ने बताया कि हमें सिक्के ढालने का अधिकार दे दीजिए, तो नवाबों ने क्या किया, नहीं, उनको सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। देख लीजिए दोस्तों, अभी हम दिखाएंगे आप सबको यही नहीं को हाँ बनाकर पूछेगा। तो इस बात को थोड़ी पॉइंट को याद रखना। अभी ऐसा देगा कि नवाबों ने व्यापारियों को सिक्के बनाने का आदेश दे दिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं दिया। और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। तो याद रखना उन जो किले बना रहे थे उस किलों को रोक दिया, अर्थात बोले कि नहीं बनाओ। और जो सिक्का भी बनाने के लिए आदेश मांग रहे थे उसको भी नहीं दिया। किसने, नवाबों ने, बंगाल के नवाबों ने। आगे देखिए बताया गया कि कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, अर्थात वो जो नवाब थे उन्होंने कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। और उन्होंने देखिए दलील की थी दलील की कि उसकी वजह से, अर्थात उन्होंने जो नवाब थे तो उन्होंने क्या किया कि वो जो कंपनियां थी तो उन पर दलील की कि बंगाल सरकार के राजस्व वसूली में कमी आ रही है। अर्थात उन्होंने बताया कि आप ऐसे व्यापार कर रहे हैं,
आपके इन व्यापार के चलते हम सबके जो राजस्व है, बंगाल का जो राजस्व वसूली है, टैक्स वसूली है, इसमें कमी आ रही है। उन्होंने जो नवाब थे उन्होंने एकदम प्रत्यक्ष रूप से ऐसे बता दिया कंपनी को कि आप सब ये जो पगलई कर रहे हैं, इन इन सब पगलइयों के लिए क्या हो रहा है कि हम सबके जो बंगाल का ये राजस्व वसूली है, टैक्स वसूली है, इसमें कमी आ रही है। आगे बताया गया और नवाबों की ताकत क्या हुई, कमज़ोर पड़ गई। तब आगे बताया गया कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ कि जब बोल रहे थे, कंपनी के ऊपर फोर्स कर रहे थे कि आप सब हमें टैक्स दीजिए, पर क्या हुआ था, इसके पहले औरंगज़ेब ने फरमान तो जारी ही किया था कि हम कंपनी ने टैक्स नहीं देगा। तो क्या हुआ इसमें कि कंपनियों ने टैक्स चुकाने को तैयार नहीं, अर्थात उन्होंने कहा नहीं हम टैक्स नहीं चुकाएंगे। उसके बाद अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठी लिखी, अर्थात अफसरों को अपमानजनक चिट्ठी लिखा गया और नवाब व उनके अधिकारों को अपमानित करने का प्रयास किया। आगे देखिए लिखा गया है, कंपनी का कहना था, जो कंपनी थी उसका कहना था कि स्थानीय जो अधिकारी थे वे वेतननुमा मांग की कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे, अर्थात वो बार बार कंपनियों ने देखिए बार बार चालाकी लगा रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि सरकार और व्यापार चल सकता है, एक ही शर्त पर चल सकता है जब सरकार के द्वारा क्या शुल्क को हटा दिया जाए। आगे देखिए लिखा गया है, कंपनी को इस बात का भी यकीन नहीं था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया। अंततः इन टकरावों के परिणाम जो ये टकराव हो रहा था, बार बार टकराव हो रहा था, तो इन टकरावों के परिणाम स्वरूप प्लासी का एक प्रसिद्ध युद्ध हो गया, अर्थात एक प्लासी था, वहाँ प्लासी में युद्ध हो गया। तो अब देखिए युद्ध कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जब ऐसा टकराव हो रहा था तो टकराव होते होते क्या बताया गया, प्लासी का युद्ध। देखिए लिखा गया है 1756, इस डेट को याद रखना, बहुत बार डेट पूछा जाता है, कब, तो याद रखना 1756। तो देखिए बताया गया कि 1756 में अली वर्दी खाकिन की मृत्यु के बाद, तो अब देखिए अभी कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे, और उसके बाद अब अली वर्दी खान आए थे। अब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, तो अब जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई तो कौन बचे, सिराजुद्दौला। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो देखिए बताया गया उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, अर्थात उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत की काफ़ी भय था, अर्थात सिराजुद्दौला से कंपनियां डर रही थी, उनसे ताकत की। बताया गया सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा, जो सिराजुद्दौला थे, तो सिराजुद्दौला की जगह पर कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारी रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से दे सके। आगे बताया गया आनाकानी, अर्थात इन सभी सुविधाओं को देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने क्या किया, प्रयास किया कि सिराजुद्दौला से प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। अर्थात देखिए अब कैसे चाल चल रहे हैं कंपनियों ने। तो देखिए सिराजुद्दौला तो नहीं सुनता था कंपनी का कोई भी बात, तो कंपनी ने क्या चाहती थी कि सिराजुद्दौला के जो शक्ति थी उससे भय लगता था। तो उन्होंने चाल चला कि सिराजुद्दौला के जो विपक्षी लोग हैं, जो उसके प्रतिद्वंदी लोग हैं, अर्थात उनके जो बोला जाए कि हितैषी नहीं, जो उनके विपक्षी अर्थात उनका बुरा सोचते हैं, अर्थात उनसे हमेशा झगड़ा करने वाले हैं, अर्थात उनको हराने वाले हैं, तो उनमें से कोई एक को नवाब बना दिया जाए, ऐसा उनका मानना था। किसका, कंपनियों का। तो देखिए आगे बताया गया वो अपना कैसे अब चाल चल रहे हैं। तो देखिए लिखा गया कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, पर क्या हुआ, कंपनी को कामयाबी नहीं मिली और जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया। जब क्या हुआ, लड़ते लड़ते कंपनी और सिराजुद्दौला दोनों लड़ रहे थे, कंपनियों ने थोड़ा अपना चालाकी लगाई ना, पर उनका चालाकी काम जब नहीं किया ना, तो क्या किया कि सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया, अर्थात हुक्म दे दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाए। अर्थात सिराजुद्दौला बोले कंपनियों से कि आप हमारे राजनीतिक मामलों में टांग न लड़ाए,
अड़ाए और बताया गया किलाबंदी जो किलाबंदी कर रहे हैं उस पर रोक लगाएं, न राजस्व चुका और आराम से राजस्व चुकाएं। बताया गया कि बोल दिए कि आराम से राजस्व चुकाइए। और जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे, पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, नहीं माना, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने नहीं मांगना। तो बताया गया जब दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो अपने कौन, देखिए सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 30,000 सिपाहियों के साथ, जब ऐसा नहीं वो मान रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो बताया कि सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब के कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। याद रखना, कभी कभी पूछता है कहाँ पर, तो ये कौन सा था, कासिम बाजार पर पहला हमला किया था सिराजुद्दौला ने। हमला कर बोल दिया, नवाब की फौज, जो नवाबों की जो फौज थी, कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर ली और गोदाम पर ताला लगा दिया। अंग्रेज के जो हथियार थी छीन लिए और अंग्रेज के जो हजार को जो घेरे, क्या हुआ, जहाज़ों को क्या कर लिया, घेर लिया। इसके बाद नवाब ने अपनी ताकत स्थिति जो उनकी जो कंपनी कलकत्ता में स्थित थी, कब्जे से उधर रुख लिया। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जब उन्होंने जहाज़ों को घेर लिया तो क्या हुआ, नवाबों ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित जो किले थे उस पर कब्जा कर लिया। याद रखना, कलकत्ता के किले पर कब्जा कर लिया। आगे देखिए बताया गया, कलकत्ता के हाथ से देखिए हाथ से जब कलकत्ता क्या हुआ कि अंग्रेजों के हाथ से निकल जाने की खबर जब अंग्रेजों ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सुना, तो मद्रास में भी फैक्ट्री था, तो मद्रास में तैनात कंपनी, जो मद्रास में भी उनकी तैनात कंपनियां थी, अफसरों से भी रॉबर्ट्स क्लाइव, अब देखिए अब यहाँ पर नाम आ रहा है जो रॉबर्ट्स क्लाइव है, इन्हीं रॉबर्ट्स क्लाइव ने ही एलिजाबेथ से इजाज़तनामा लिया था। अब देखिए बताया गया, रॉबर्ट्स क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। अर्थात रॉबर्ट्स क्लाइव ने क्या किया, जब कलकत्ता में सिराजुद्दौला के सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, तो जो मद्रास में फैक्ट्री थी, तो मद्रास में जो वहाँ सिपाही थे, वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने सैनिकों को भेज दिया। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का एक नाम किस तरह पड़ा, या जो प्लासी का नाम है यह किस तरह पड़ा। देखिए बताया गया, दरअसल असली नाम पलासी है। जो प्लासी है आज, ये इसका पहले नाम क्या था, पलासी था, जिसे जो अंग्रेज थे बिगाड़ कर उसका प्लासी नाम कर दिए। अब देखिए बताया गया, इस जगह को पलासी, यहाँ पाए जाने वाले एक पलास का फूल होता है, उसके कारण इसका नाम पलास पड़ा था। पर क्या किया, अंग्रेजों ने चेंज कर दिया। इस बात को याद रखना, कभी कभी पूछ देता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, अब हम सब यहाँ पढ़ें कि क्या हुआ कि जो मद्रास था, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव ने अपना सैनिक भेज दिया। अब आगे देखिए, इस सेना को नौसेना बड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी हुआ। तो क्या हुआ, जब दोनों लोग क्या हुआ, जो कंपनियां और सिराजुद्दौला थे, ये दोनों लोग लड़ रहे थे आपस में, बस कोई हार नहीं रहा था। तो क्या हुआ, आपस में सौदाबाजी हुआ। सौदाबाजी का मतलब जैसे होता है समझौता, अर्थात संधि के लिए भी समझौता होता है। तो यहाँ बोले कि लंबे समय तक सौदाबाजी चला। आखिरकार 1757 में, याद रखना कब, 1757 में जो रॉबर्ट्स क्लाइव था, वह प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनियों को सेना का नेतृत्व किया, अर्थात सिराजुद्दौला को हरा दिया। आगे बताया गया, नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण, बार बार पूछता है, फिर से देखिए हम बता रहे हैं, इस कारण को याद रखना। पूछता है सिराजुद्दौला के हार का कारण था। अब देखिए याद रखना कौन कारण था, तो बताया गया उसके सेनापति में, किसके, सिराजुद्दौला के सेनापति में एक सेनापति जो था मीर जाफर। याद रखना, मीर जाफर कौन था, इस सिराजुद्दौला का सेनापति था। अब इसी मीर जाफर ने कारगुरिया
कारगुरिया का मतलब देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो ये अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने इनकी पहली चाल थी कि जो सिराजुद्दौला हैं, सिराजुद्दौला के जो विपक्षी लोग हैं, उन्हीं को नवाब बनाया जाए और हम उनको नवाब बनाएँगे, तो हम जिसको नवाब बनाएँगे, जो कहेंगे वह सुनेगा। तो उस समय तो ऐसा उन सबका काम अर्थात जो ये चालाकी थी नहीं काम किया। तो फिर क्या हुआ जब वो सिराजुद्दौला ने हमला बोल दिया, तो उसके बाद सिराजुद्दौला के ही सेनापति को अपने अंडर में ले लिया अर्थात उनको लालच दिया कि आप वहाँ पर जो उनके जो सेनापति था तो बताया कि आप इस युद्ध में भाग ही मत लीजिए और हम आपको अगर हार जाएगा सिराजुद्दौला तो हम आपको वहाँ पर या आप ही को वहाँ का नवाब बना देंगे। तो ऐसे में जो मीर जाफ़र था उसने मान गया। आगे बताया गया मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं ली। याद रखना यही पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला का हार था वह सबसे बड़ा कारण यही था कि उनका जो सेनापति था मीर जाफ़र जो उनकी सेना की टुकड़ियाँ थी वह टुकड़ियों ने अर्थात सेना ने ही भाग नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा जैसे कि अभी हम सब पढ़ें, बताएँ, आप सबको समझाएँ। तो देखिए लिखा गया यहाँ पर देखिए एक है कि संपन्नता का अवशासन। तो देखिए बताया गया इंग्लैंड के जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी के लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 के कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजी अर्थात जब क्या हुआ जब प्लासी का युद्ध जीत गया। ये देखिए जब प्लासी का युद्ध जीत गया रॉबर्ट क्लाइव ने अर्थात उनका जब चालाकी काम कर दिया तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजा वहाँ इंग्लैंड के लिए। कहाँ पर? इंग्लैंड के लिए बताया गया। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद अब ये अपना उस चिट्ठी का मैटर बताया जा रहा है कि जैसे इंग्लैंड ने भेजा था कि हाँ जाइए आप वहाँ पर व्यापार कर सकते थे, पर यहाँ आने के बाद जब इतना युद्ध हो गया, इतना अब उन सब क्या कर रहे हैं, व्यापार के अलावा आप कब्जा करना शुरू कर दिए। तो जब पहला युद्ध कब्जा कर लिए अर्थात पहला जब युद्ध लड़कर सिराजुद्दौला से और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिए तो उत्सुकतापूर्वक उन्होंने चिट्ठी लिखा। तो उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा देखिए बताया गया कि बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोच रहा हूँ कि अब अवभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आई। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसा चीज इतना शोर मचाना उचित है। अर्थात अब बोल रहे हैं कि आप इतना शोर मचाना उचित है कि नहीं। अर्थात अब बता रहे हैं कि अब हम सब और आगे बढ़ें कि यहीं पर ठप हो जाए, ऐसा कुछ उन्होंने आदेश दिया होगा अपने इंग्लैंड में। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम अगले पार्ट में देखिए 1 2 3 4 ये 4-5 पेज है। इस 4-5 पेज को पढ़कर उसके बाद देखिए अब हम सबका एमसीक्यू आ जाएगा। फिर इस पूरे एमसीक्यू को हम सब करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर के अगले वीडियो में।